आज हम आपको सेकेंड सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत कोशिका वाले चैप्टर में और उसका अगला पार्ट है राइबोसोम। राइबोसोम्स के बारे में हम आपको अध्ययन करा रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो इसके बारे में वर्णन करूंगा। राइबोसोम हमने स्टार्टिंग में बताया था कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक छोटा राइबोसोम और दूसरा बड़ा राइबोसोम। छोटा राइबोसोम 70S प्रकार का होता है और बड़ा राइबोसोम 80S प्रकार का होता है। इसकी खोज 1955 में पेलेट ने की थी। इसकी खोज 1955 में पेलेट ने की थी और पेलेट ने इसे दो प्रकार का बताया। पहला इसे 70S कहा और दूसरा इसे 80S कहा। एस को जो मैं बात करूंगा, एस को स्वीडन वर्ग यूनिट के नाम से जानते हैं। इस एस का जो चिन्ह है, इस एस को कहते हैं स्वीडन वर्ग यूनिट। एस का मतलब है स्वीडन वर्ग यूनिट। जैसे कि द्रव्यमान की इकाई ग्राम या किलोग्राम होती है, उसे केजी से व्यक्त करते हैं या जीएम से व्यक्त करते हैं, सेम उसी प्रकार राइबोसोम को एस चिन्ह के अनुसार व्यक्त किया जाता है। इसकी माप को एस चिन्ह के अनुसार व्यक्त किया जाता है। छोटा राइबोसोम होता है, उसकी लंबाई 290 एंगस्ट्रॉम होती है और बड़ा राइबोसोम होता है, उसकी लंबाई 300 से 340 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। 300 से 340 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। और राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य होता है। इसका मुख्य कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन निर्माण में ये क्या करता है, इसका निर्माण राइबो न्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन से होता है। राइबोसोम का निर्माण, इन राइबोसोम भी जीव द्रव्य के अंदर पाए जाने वाला एक सेल का एक पार्ट है। जितने भी पार्ट मैं बता रहा हूं सेल वाल के अलग से, जितने भी हर्क लवक बताया मैंने आपको, केंद्रक बताया, राइबोसोम, लाइसोसोम, वर्णी लवक, अवर्णी लवक, साइटोप्लाज्म, ये सभी जीव द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले भाग हैं। यह राइबोसोम राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी RNA, राइबो न्यूक्लिक अम्ल को क्या कहते हैं, RN और प्रोटीन से बना होता है। यह RNA अणुओं के साथ मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। RNA अणुओं के साथ मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी करें। यह अंतःप्रादर्भी जालिका से की नलिकाओं से कणिका युक्त रूप से चिपके हुए होते हैं। जीव द्रव्य के अंदर अंतःप्रादर्भी जालिका होती है। प्रत्येक राइबोसोम दो असमान भाग अर्थात उप इकाइयों में बना होता है। एक इकाई छोटी और दूसरी इकाई बड़ी। ये छोटी इकाई और ये बड़ी इकाई होती है। दोनों इकाइयां मिलकर के एक गरारी की तरह कार्य करती हैं। दोनों एक साथ मिलकर के जिस प्रकार से एक गरारी दूसरी गरारी को चलाने का कार्य करती है, पहिए की तरह होती है। बड़ी इकाई गुंबदाकार और छोटी इकाई टोपी की तरह होती है। ये गुंबदाकार और छोटी इकाई टोपी नुमा होती है। ये वाली दोनों टाइप्स में। राइबोसोम लगभग 140 से 230 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। 240 से इसकी व्यास की बात की जाए, यहां से और यहां तक की व्यास की बात की जाए तो 140 से 230 एंगस्ट्रॉम व्यास के होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। और 70S छोटे प्रकार का होता है, 80S बड़े आकार का होता है। ये जीवाणुओं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, अन्य प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से मिलते हैं। यानी ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी यूकैरियोट कोशिकाओं में नहीं पाए जाते।
राइबोसोम का निर्माण केंद्रक में होता है तथा यहाँ वे केंद्रक द्रव्य से मिलकर के केंद्रक कला के छिद्रों में मिलकर के कोशिका द्रव्य में आ जाते हैं और बाद में अनेक प्रकार की कलाओं को संबोधित करते हैं। इनका जो निर्माण होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है। अभी हम केंद्रक के बारे में चर्चा करेंगे, तब आपको उसके बारे में बताएंगे। इसके कार्य, राइबोसोम अन्य प्रकार के आरएनए अणुओं के साथ मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम कड़ी बनाते हैं, यानी प्रोटीन संश्लेषण की अंतिम कड़ी बनाते हैं मिलकर के, ये मैंने बताया आपको। और एमिनो अम्लों के निर्माण को जोड़ने में सहायता करते हैं। एमिनो यानी जब हम आपको न्यूक्लिक अम्ल बताएंगे तब उसमें एमिनो एसिड्स के बारे में चर्चा करेंगे। और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर्स होती है जो एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े होते हैं, और एक कड़ी में 5 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। एडिनोसिन से थाइमिन जुड़ा होता है, ग्वानिन से साइटोसिन जुड़ा होता है, एक यूरेसिल और होता है जो आरएनए में पाया जाता है। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम 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 मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? जंतु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, यानी पादप कोशिकाओं के अंदर भी होते हैं, तो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। मुख्यतः दूसरा, पौधों में ये केवल कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। पौधों में होंगे तो कुछ में पाए जाएंगे, कुछ कोशिकाओं में। पौधों में मिलेंगे तो कुछ ही प्रकार की कोशिकाओं के अंतर्गत पाए जाते हैं। स्तनधारी प्राणियों की लाल रुधिर कणिकाओं में इनका अभाव होता है, यानी मैमल्स जितने भी होते हैं, स्तनधारी जितने भी होते हैं, स्तनधारी जो मैमल्स जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कॉर्डेटा, और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इनको हम कॉर्डेटा कहते हैं। तो उनकी आरबीसी के अंदर अभाव रहता है। इनका अभाव रहता है इन लाइसोसोम्स का। लाइसोसोम्स स्तनधारियों की आरबीसी होती है उसमें नहीं पाए जाते, परंतु श्वेत रुधिर कणिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन डब्ल्यूबीसी में अधिक मात्रा में मिलते हैं, अधिक मात्रा में मिलते हैं। स्तनधारियों की आरबीसी में नहीं मिलते, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में नहीं मिलते, जिन्हें लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, लेकिन डब्ल्यूबीसी में अवश्य मिलते हैं। इनके आकार तथा प्रकृति बहुत अधिक विसंगत होती है। रचना की बात करें, प्रत्येक लाइसोसोम एक झिल्ली से घिरा हुआ रसधानी होती है। इसके अंदर हाइड्रोलेज नामक एंजाइम बनता है, यानी झिल्ली के अंदर
लेज नामक एंजाइम बनता है, हाइड्रोलेज नामक एंजाइम बनाते हैं, एंजाइम बनता है। कार्य की बात करें तो लाइसोसोम में उपस्थित हाइड्रोलेज एंजाइम कोशिकाओं में पाए जाने वाले अनेक पदार्थों के पाचन करते हैं। वास्तव में लाइसोसोम मुख्य कार्य कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का अपघटन करता है, यानी जितने भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करता है, यानी भोज्य पदार्थों का अपघटन करना। भोज्य पदार्थों का अपघटन करता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं में उपस्थित लाइसोसोम कोशिका के बाहर से आने वाले प्रोटीन, बैक्टीरिया, विषाणुओं के पाचन करने के नष्ट कर देते हैं। जब ये WBC में होते हैं तो वायरस, जीवाणु को नष्ट करते हैं, नष्ट कर देते हैं। और हमने बताया था कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जीवाणुओं से लड़ने में सहायक होती हैं और रोगाणुओं से लड़ती हैं, जीवाणुओं से लड़ती हैं। और जैसे जीवाणु से लड़ती है उसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स जो अभी मैंने बताया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, ये सभी केंद्र के अंदर पाए जाने वाली एक प्रकार की संरचना है जो न्यूक्लिक अम्लों के कारण से बनती हैं। यह प्रोटीन, वसा, ग्लाइकोजन आदि पदार्थों का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का भी काम करती हैं। प्रोटीन का पाचन करके कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का भी कार्य करती हैं। अब बात कर रहे हैं हम केंद्रक के बारे में। केंद्रक, अगला पार्ट हम बताने जा रहे हैं केंद्रक के बारे में, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। NUCLEUS, CLUES, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, केंद्रक। पहले हम केंद्रक की संरचना के बारे में बात करें तो संरचना कुछ इस प्रकार से गोलाकार होती है और बाहर की इनकी जो कला होती है, केंद्रक कला, वह दोहरी झिल्ली के कारण बनी होती है। कुछ कुछ बीच में इनमें कुछ छिद्र से पाए जाते हैं। ये छिद्र होते हैं। इन छिद्र के हिसाब से बहुत से पदार्थों का आदान प्रदान होता है इसके अंदर। और इसके अंदर ये धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें क्रोमेटिन धागे या गुणसूत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर ये केंद्र का द्रव्य या केंद्रक द्रव्य भरा होता है या न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये बात करेंगे। इस तरीके की संरचना होती है। साथ में इसमें केंद्रका भी होती है, केंद्रका गोल होती है और इसमें भी ये छोटे छोटे जो आंखें टाइप की होती हैं जो मैंने आपको उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। पहला है ये केंद्रक कला, केंद्रक कला, और इसे केंद्रका कहते हैं। ये वाले भाग को केंद्रिका। धागे जैसी संरचना को क्रोमेटिन धागे कहते हैं। क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना होती है और इसके अंदर केंद्रक द्रव्य भरा होता है। ये केंद्रक द्रव्य।
केंद्रक द्रव्य बड़ा होता है मुख्य रूप से केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रका, क्रोमेटिन धागे इसी के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके ये 4 भाग होते हैं। तो बात करें हम कोशिका के भीतर, कोशिका द्रव्य से घिरा हुआ प्राय गोल आकार का गहरे रंग का विशेष भाग होता है। ये गोल आकार का गहरे रंग का कोशिका द्रव्य से चारों ओर से घिरा हुआ भाग होता है। सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक होता है और कुछ कोशिका में आरबीएससी केंद्रक नहीं होते, जैसे कि आरबीसीएस में केंद्रक नहीं होते। सामान्यतः एक कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। इसके 4 भाग होते हैं, यानी केंद्रक के 4 भाग होते हैं। पहला भाग केंद्रक कला, दूसरा भाग केंद्रक द्रव्य, तीसरा भाग केंद्रका जो इसी में दिए गए हैं, और चौथा भाग क्रोमेटिन धागे। यानी कोई बात करता है तो केंद्रक के यानी न्यूक्लियस के कितने भाग होते हैं, तो आप कह सकते हैं 4 भाग होते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है। केंद्रक कला यह एक दोहरी झिल्ली सी बनी होती है, केंद्रक के चारों ओर घेरे रहती है, इसे केंद्रक कला कहते हैं। जैसे ये दोहरी झिल्ली सी होती है, केंद्रक के इस केंद्रक के चारों ओर होती है, जिससे कि केंद्रक के अंदर जो जितने पदार्थ होते हैं वो आपस में घिरे रहते हैं। इसमें केंद्रक कला कहते हैं। इसके दोनों ओर परतें प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ये प्रोटीन की बनी होती है परत, वसा यानी वसा और प्रोटीन की बनी होती है परत। ठीक। बाहरी झिल्ली अनेक स्थानों पर अंतर्द्रव्य जालिका से जुड़ी होती है। केंद्रक आवरण में जगह जगह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें केंद्रक छिद्र केंद्रक के भीतरी पदार्थों का कोशिका द्रव्य में आदान प्रदान होता है। इनके द्वारा बहुत से पदार्थों का आदान प्रदान होता है इन पदार्थों के द्वारा। सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वो छोटे छोटे छिद्र होते हैं। दूसरा भाग है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर एक पारदर्शी तरल पदार्थ बना होता है, जिसमें केंद्रक द्रव्य कहते हैं। पारदर्शी तरल पदार्थ बना होता है, तरल पर पारदर्शी। इसे ये मैंने धागे ऐसी ये डॉट 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 जैसी संरचना बताई है, ये सभी केंद्रक द्रव्य कहलाता है। उचित रंजकों के रंगने पर केंद्रक द्रव्य में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरे पड़ते हैं, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। इन धागों को, ये पड़े हुए धागे होते हैं जो आपस में उलझे हुए से रहते हैं, इन्हें क्रोमेटिन धागे कहते हैं। इनका मुख्य कार्य राइबोसोम बनाने में, आरएनए संश्लेषण बनाने में किया था। और आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन के साथ संयुक्त होकर के राइबोसोम बनाती हैं। इसी कारण केंद्रक को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, केंद्रक को राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। देखो अभी मैंने बताया था कोशिका के अंदर विद्युत ग्रह होता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हरित लवक के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, यह प्रोटीन संश्लेषण का या रसोई घर है। और अब मैं इस केंद्र को कह रहा हूं राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं इसे। राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। केंद्रक के प्राय 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार संघ रचनाएं होती हैं, इन्हें केंद्रका कहते हैं। केंद्रका में प्रोटीन, आरएनए, डीएनए पाए जाते हैं। ये किसी झिल्ली के आवरण से नहीं घिरे होते। ये केंद्रक के सीधे संपर्क में होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्रोमेटिन धागे,
केंद्रक द्रव्य में सूक्ष्म तंतुओं का एक जाल फैला होता है, जिसे कोशिका विभाजन के समय तंतु अपेक्षाकृत मोटे और स्पष्ट हो जाते हैं। सूत्री समसूत्री विभाजन के समय, जैसे ये है तो कोशिका विभाजन में सेंट्रोमियर फट जाता है, तो यहां से धागे जैसी संरचना दिखाई देने लगती है। तो उस समय ये क्रोमेटिन धागे यानी गुणसूत्र जैसे धागे होते हैं और ये आपस में बढ़ जाते हैं, फूल जाते हैं। जब विभाजन के समय ऐसा होता है, केंद्रक विभाजन के समय एक केंद्रक से दूसरा केंद्रक बन जाता है और एक कोश की प्राणियों में इस केंद्रक के विभाजन और साइटोप्लाज्मिक विभाजन से एक नई प्रकार की कोशिका का निर्माण हो जाता है, जैसे अमीबा में, युगलिना में, ठीक है, हाइड्रा में। केंद्रक के कार्य, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। यह कोशिका की सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है, कोशिका विभाजन को नियंत्रण करता है और आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने में योगदान देता है। यानी आनुवंशिक पदार्थों को जितने भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते हैं, उन सभी को हस्तांतरित करने का कार्य करता है। अगला पार्ट बताता हूं गुणसूत्र के बारे में। समझ में आ रहा होगा आपको? गुणसूत्र, जिन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं, और वास्तव में गुणसूत्र ही लिंग धारण में योगदान देते हैं, जिन्हें हम क्रोमोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। CHROMOSOMES क्रोमोसोम्स, MES क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स ही गुणसूत्र इसे कहते हैं। अभी मैंने क्रोमेटिन धागे की संरचना के बारे में बताया आपको, और ये क्रोमेटिन धागे की जैसी संरचना ही गुणसूत्रों को डिवाइड करने का काम करती है। और गुणसूत्र समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और इसमें एक दूसरी कोशिका को निर्माण में, यानी भ्रूण से कोशिका बनने में, यानी कोशिका से भ्रूण, भ्रूण से जीवधारी बनने में मदद करते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर गुणसूत्र की संरचना में मैट्रिक्स के भीतर दो परस्पर सटे हुए महीन सूत्र कुंडली के रूप में परस्पर सटे हुए दिखाई देते हैं। पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तब आप समझ पाएंगे। जैसे और इसके अंदर ऐसे करके ये ऐसे करके संरचना होती है, परस्पर सटे हुए धागे नुमा जैसी संरचना होती है। आप चित्र के द्वारा इसको देख सकते हैं। प्रत्येक क्रोमेटिन एक अर्ध गुणसूत्र को व्यक्त करता है। दोनों अर्धसूत्रों पर निश्चित स्थान पर एक दूसरे जुड़े होते हैं, जिसे प्रथम संकीर्ण कहते हैं। इसके इस प्रथम संकीर्ण को ही सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं। प्राथमिक संकीर्ण या प्राइमरी संकीर्ण या सेंट्रोमियर भी कहते हैं। कभी कभी द्वितीयक संकीर्ण भी पाया जाता है। किन्हीं गुणसूत्रों में अंतिम सिरे पर एक से एक अधिक उभार होते हैं, जिसे हम सैटेलाइट भी कहते हैं। क्रोमेटमेटा के ऊपर दूरियों में अनेक प्रकार की कणिकाओं के समान रचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्रोमेटिन कहते हैं। और गुणसूत्रों की रचना न्यूक्लिक अम्लों, डीएनए, आरएनए, हिस्टोन्स और प्रोटीन्स के कारण होती है। गुणसूत्रों में इसका जटिल संरचना पाई जाती है। इसके हम कार्य की बात करें तो यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्रों को ले जाते हैं। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं।
आनुवंशिक लक्षणों को लेने आने का काम करते हैं। लिंग निर्धारण का भी काम होता है इन्हीं का। जैसे हमने बताया कि XX मादा के अंदर होते हैं और पुरुष के अंदर XY होता है। जब इसका X इस X से करता है तो XX बनता है और मादा का X गुणसूत्र Y गुणसूत्र से करता है तो XY बनता है। अर्थात ये बालिका, ये बालक, अर्थात XX गुणसूत्र मादा के अंदर होते हैं और पुरुष के अंदर XY होते हैं। क्योंकि पुरुष में Y गुणसूत्र होते हैं इसलिए ये लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, निर्धारण का काम करते हैं, कार्य करते हैं। अगली बात करें, इन पर जीन्स उपस्थित होते हैं जो संतति में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जीन्स को ले जाने का काम होते हैं। यानी जीन्स जो होते हैं इन पर क्या होते हैं? जीन्स। और जीन्स एक संतान से यानी एक संतति से दूसरी संतति में संतति को कहते हैं ड्यूटर सेल्स, पुत्री कोशिका में लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया, ले जाने का कार्य करते हैं। आगे बात करूं, कोशिकाओं में संतति विभाजन में गुणसूत्र की मुख्य भाग होता है ताकि संतति कोशिकाएं मात्र कोशिकाओं के लक्षणों को समान हो सके। यानी जो माँ बाप में जो लक्षण होते हैं वही लक्षण उनकी संतानों में चले जाते हैं और ये होता है इन गुणसूत्रों के ही कारण, इन क्रोमोसोम्स के कारण ही ऐसा होता है। ये आरएनए का निर्माण तथा कार्यों का नियमन भी करते हैं। ये आरएनए का निर्माण भी करते हैं, आरएनए का निर्माण करते हैं और उनको कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। इन पर उपस्थित डीएनए व आरएनए अणुओं को निर्माण करते हैं, प्रत्येक कार्य की संबंधित रासायनिक क्रिया का नियंत्रण भी करते हैं। इसलिए इसे रासायनिक फैक्ट्री ऑफ डायरेक्टर्स का भी नाम देते हैं। इसका उपनाम क्या है? रासायनिक फैक्ट्री ऑफ डायरेक्टर का भी नाम देते हैं। इसलिए इसे रासायनिक फैक्ट्री, इसका भी एक ये उपनाम है जिसे हम रासायनिक फैक्ट्री और डायरेक्टर का भी नाम देते हैं। आज के लिए इतना ही। आगे हम आपको न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार और धन्यवाद।